नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए हमें द्वितीय सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास करते हैं। उपाश्रयी दृष्टिकोण, सबाल्टर्न अप्रोचेस। एमए द्वितीय सेमेस्टर हिस्ट्री, इतिहास लेखन अवधारणा प्रणालियाँ एवं उपकरण। पेपर 1 हिस्टोग्राफी कंसेप्ट मेथड एंड टूल्स। पेपर नंबर 1 यूनिट 1 चैप्टर 2। दोस्तों, उपाश्रयवादी दृष्टिकोण जिसे जनवादी दृष्टिकोण या फिर सबाल्टर्न दृष्टिकोण भी कहते हैं और इसके प्रारंभकर्ता रणजीत गुहा जी हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि दलितों के लिए कुछ लिखा नहीं गया है। दलित के लिए, शोषितों के लिए या फिर जो खेतीहर मजदूर है, महिलाएं हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने वाली विचारधारा उपाश्रयवादी दृष्टिकोण है। ये मुख्य रूप से मार्क्सवादी या फिर एनल्स परंपरा से प्रभावित इन्हें हम कह सकते हैं। लेकिन किस तरह ये मार्क्सवाद से अलग है, किस तरह ये एनल्स से अलग है, ये जानने का प्रयास भी हम इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर मैं सामान्य रूप से इसे समझाने से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दूंगा। आपको ध्यान से इसे सुनना है, समझना है और जो आपको आपके दिमाग में बैठे वही आपको आंसर शीट में लिख कर आना है। आइए देखते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक नवीन संप्रदाय उभर कर सामने आया, जिसे उपाश्रयवादी संप्रदाय कहा जाता है। इन उपाश्रयी इतिहासकारों के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु निम्न वर्गीय लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए कतिपय विद्वान इसे निम्न वर्गीय अथवा अधीनस्थ अध्ययन भी कहते हैं। इतिहास की व्याख्या के इस तरीके को हिस्ट्री फ्रॉम बिलो नाम से भी जाना जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि यह जनता का इतिहास है तो अब तक जो इतिहास लिखा गया वह क्या था? क्या इससे पहले सामान्य लोगों के बारे में कुछ लिखा नहीं गया? इससे पूर्व समस्त इतिहास? इस प्रश्न का उत्तर उपाश्रयवादी संप्रदाय यह कहकर देता है कि इससे पूर्व का समस्त इतिहास लेखन अभिजनवादी इतिहास लेखन था। अभिजन से मतलब जो उच्च वर्गीय इतिहास लेखन है या फिर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर लिखा गया इतिहास लेखन था, जिससे समाज के निम्नतम वर्ग की चेतना, भावनाओं एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास में उनके योगदान की पूर्णतः अवहेलना की गई। इस अभिजनवादी इतिहास के पास जनता के इतिहास की समझ में योगदान देने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः आमजन, उसकी चेतना, विचारधारा, उसके तौर तरीके को इतिहास के पन्ने पर उतारना ही इतिहास के सबाल्टर्न इतिहासकार अपना प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि सबाल्टर्नवादी विचारधारा मुख्य रूप से क्या है। ये वही विचारधारा है जिसमें निम्न वर्ग या फिर जो मजदूर वर्ग है उनके विषय में लिखना ही सबाल्टर्नवादी है। सबाल्टर्न विचारधारा से जुड़े विद्वान शाहिद अमीन एवं ज्ञानेंद्र पांडे इतिहास के उपाश्रयी उपागम के महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि सबाल्टर्न स्टडीज के प्रकाशित होने से पहले ही कई वर्षों से आम जनता इतिहास के पन्नों पर नजर आने लगी थी। बहुधा कई इतिहास लेख जनता की गुर्बत और भुखमरी की ही ओर इशारा करके रह जाते थे। जनता का दिमाग और दिल, विचारधारा और विकल्प अधिकांश इतिहासकारों के लिए नगण्य से रह जाते थे। यदि यदाकदा ऐसे दरिद्र सुदामा नज़र भी कार्यशील होते तो अचानक अभिजात राजनीतिक अखाड़ों में ताले ठोकते नजर आते थे, तो वह केवल पेट के वास्ते। इसलिए कहा जाता है कि इस वर्ण यानी कि किसान, खेतिहर, मजदूर, शिल्पकार व आमजन के लोग दिमाग से नहीं, पेट से व पेट के खातिर सोचते हैं। इसलिए इनका इतिहास तो हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि जहाँ हम भारतीय अभिजात जन की सोच व फिक्र, मर्म और भेद, आकांक्षाओं, तमन्ना, आशा, निराशा, कथन, पाठन, मनन और प्रयत्न के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो वही जनता के बारे में हमारी जानकारी सतही रही है। सबाल्टर्न स्टडीज से हमारा प्रयास आम जनता, गरीब किसान, चरवाहा, कामगार, शिल्पकार, खेतीहर मजदूर, दलित जातियाँ, नारी समाज आदि की उदारावस्था तक ही सीमित न रहकर उसके सोच विचार तक पहुँचने का रहा है। दोस्तों, यहाँ पर उपाश्रयवादी या फिर सबाल्टर्नवादियों का कहना है कि
पहले इतिहास में केवल जो उच्च वर्ग है या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, केवल उनके बारे में ही इतिहास लिखा गया। उनके पीछे चलने वाली आम जनता के बारे में कुछ तो लिखा ही नहीं गया। आज भी देखिए, कोई सेलिब्रिटी क्या पहन रहा है आपको पता है, कोई नेता कब छींक ले रहा है ये आपको पता है, कोई क्रिकेटर कब फोटो अपलोड कर रहा है ये आपको पता है। आपको उच्च वर्ग के बारे में हर जानकारी पता है, लेकिन निम्न वर्ग के बारे में क्या पता है? गरीबी और गरीब लोगों के बारे में क्या पता है? मजदूर और खेतिहर मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में आप कितना जानते हैं? जो पहले व्यवस्था थी वे आज भी है। हम सभी ज़्यादातर निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन हमारी जानकारी निम्न वर्ग के बारे में शून्य होती है। उपाश्रयी सावल्टर्न शब्द इटली के प्रख्यात मार्क्सवादी विचारक अंतोनियो ग्राम्शी की रचनाओं से लिया गया है। ग्राम्शी ने सावल्टर्न शब्द समाज के गौण, दलित, उत्पीड़ित और गैर जिम्मेदार लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। भारतीय इतिहास लेखन के लिए इस शब्द का प्रयोग रणजीत गुहा द्वारा किया गया, जिन्होंने सावल्टर्न स्टडीज के खंड 1 एवं 2 का संपादन किया था। इनमें 4 लेख भारतीय समाज में दलित वर्गों, काश्तकारों, शिल्पकारों, उपेक्षित आदिवासियों के बारे में लिखा गया था। एक लेख श्रमिकों से भी संबंधित है। प्रथम खंड में गुहा जी ने जो भूमिका और प्रस्तावना लिखी है वे निम्न वर्ग के प्रसंगों और अंतोनियो ग्राम्शी के आह्वानों से ओतप्रोत है। मातहत यानी कि निम्न वर्ग के इतिहास के लिए ग्राम्शी ने 6 सूत्रीय पद्धति संबंधी कसौटियाँ निर्धारित की थी, जो इस प्रकार है। यानी कि सावल्टर्नवादियों के जो पैमाने हैं वे 6 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार हैं। आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में हो रहे विकास और रूपांतरणों द्वारा निम्न सामाजिक वर्गों का निष्पक्ष निर्माण हो, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में भी उनका बराबरी से योगदान हो। शक्तिशाली राजनीतिक निर्माणों के साथ साथ उनका सक्रिय अथवा निष्क्रिय संबंध और अपने स्वयं के दावों पर बलश देने के लिए इन निर्माणों के कार्यक्रमों को प्रभावित करने का प्रयास हो, अर्थात उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। तीसरा, शक्तिशाली वर्गों की तरह नई पार्टियों का जन्म, जो निम्न वर्गों के उत्थान को सुरक्षित रखते हुए उन पर अपना नियंत्रण कायम रखना चाहते हो, अर्थात उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति भी बेहतर हो। चौथा, सीमित और आंशिक चरित्र के दावों पर बल देने के लिए जिन निर्माणों को स्वयं निम्न वर्ग तैयार करते हैं। पांचवा, वे नए निर्माण जो प्राचीन ढांचे के अंदर अधीनस्थ वर्ग की स्वायत्तता पर बल देते हैं। और फिर छठवां बिंदु आता है, वे निर्माण जो अविभाज्य स्वायत्तता पर बल देते हैं, इत्यादि। इस प्रकार 6 प्रकार की कसौटियाँ ग्राम्शी के द्वारा बताई गई है, जो सावल्टर्नवादियों के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। यहाँ पर हम देखते हैं सावल्टर्न सिद्धांत दृष्टिकोण के कारण सावल्टर्नवाद का जन्म भारत में क्यों हुआ, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, जब उन्होंने साम्राज्यवाद का विस्तार किया, उसके विरोध में राष्ट्रवादी लेखकों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी लेखकों ने भारतीय इतिहास तक सीमित दृष्टिकोण रखा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन खड़े हुए और राष्ट्रीय आंदोलनों ने निम्न वर्गों का अपेक्षा किया, यानी कि वे बड़े बड़े नेताओं के साथ चल पड़े, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। साथ ही जो आंदोलन के सबसे बड़े नेता रहे महात्मा गांधी, वे किसानों और मजदूरों के साथ उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं था। वे बड़े बड़े जमींदारों के जरिए ही अपना काम कर लेते थे। हालांकि उन्होंने बारदौली या चंपारण जैसे सत्याग्रहों या फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन में भी श्रमिकों और गरीब किसानों के साथ खड़े रहे, लेकिन पूरी तरह से वे किसानों और मजदूरों से जुड़े नहीं थे। अब देखते हैं उपाश्रयी और सावल्टर्नवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। पहला, किसान मजदूरों का आंदोलन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, इस पर इनका ध्यान था। इन्होंने मार्क्सवादियों पर प्रहार किया। इससे पता चलता है कि इनकी विचारधारा पूरी तरह से मार्क्सवाद पर आधारित नहीं है, ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। इसके बाद अभिजातवादी लेखन को नकारना, यानी कि जो उच्च वर्ग या फिर एक अलग प्रकार का इतिहास लेखन रहा उसे इन्होंने नकारा, और दलित एवं उत्पीड़ित वर्ग के लिए इन्होंने इतिहास लेखन लिखा है। अब यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, कुछ प्रमुख जनवादी या फिर सावल्टर्न
उपाश्रयी लेखक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनके नाम आप अपने उत्तर में इस्तेमाल करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव उसे बना सकते हैं। सुमित सरकार, आरसी दत्त, रणजीत गुहा, शाहिद जमीन, ज्ञान पांडे। रणजीत गुहा प्रारंभ करता है, इसलिए ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि सावल्टनवाद के जनक कौन है, तो रणजीत गुहा है। साथ ही वे एंटोनियो ग्राम्शी ने इस शब्द को दिया था अपनी रचना में। उसके बाद हम देखते हैं सावल्टनवादियों का मार्क्सवाद पर प्रभाव। यह तो निश्चित है कि सावल्टनवादी किसी न किसी रूप में मार्क्सवाद अवधारणा से प्रभावित थे, परंतु उन्होंने अपने आप को मार्क्सवाद से पृथक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बताने की कोशिश की है, माफ़ कीजिएगा, मार्क्सवाद से पृथक बताने की कोशिश की है। कई विद्वानों का आरोप है कि इनका इतिहास पूर्णतः निम्न वर्ग पर केंद्रित है, इसमें अभिजात वर्ग को कोई स्थान नहीं है, एवं यह मार्क्सवाद विचारधारा पर ही आधारित है। वास्तविकता क्या थी, इसे हम सावल्टन गुट के दो प्रमुख इतिहासकारों शाहिद अमीन और ज्ञानेंद्र पांडे के इस कथन में देख सकते हैं। निम्न जन की स्वावलंबी चेतना पर जोर देने का कतई यह मतलब नहीं था कि हम केवल आम जन का ही इतिहास लिखना चाहते थे। हमारी कोशिश एक नए तरह का इतिहास रचने की थी, और अब भी है, एक ऐसा इतिहास जो अभिजन के दायरे से बाहर जाकर निम्न वर्ग की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को भी परखे, और इसके साथ साथ इन आमजन और निम्न जन की प्रक्रियाओं को दो अलग पटरियों पर ढकेलकर इन दोनों के पारस्परिक संबंध, आश्रय और द्वंद्व के जोर पर हमारे उपनिवेश काल की समझ को गतिशील करे। यही वजह है कि परिस्थितियों और प्रयासों पर भी नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, राजाजी, सरोजनी नायडू और स्वामी रामास्वामी नायकर पर भी लेख पाए जाएंगे। हमारी मान्यता यह है कि इन दोनों पहलुओं को अख्तियार किए बगैर इस निम्न वर्गीय परिवेश को अपनाए बिना हिंदुस्तान या कहीं का भी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। अर्थात कहने का यह मतलब है इनका कि ये पूरी तरह से मार्क्सवाद जैसे ये लगते हैं, लेकिन मार्क्सवाद से ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, क्योंकि मार्क्सवाद केवल निम्न वर्ग के बारे में ही लिखना और निम्न वर्ग के बारे में ही बताता है। साथ ही वह यह बताता है कि उच्च वर्ग को सीमित दायरे में लाकर हम निम्न वर्ग को ऊपर उठा सकते हैं। वहीं सावल्टनवादी कहते हैं कि हम उच्च वर्ग के बारे में भी लिखते हैं और निम्न वर्ग के बारे में भी लिखते हैं। इनका मूल उद्देश्य यह है कि जिनके बारे में अभी तक नहीं लिखा गया है उनके बारे में लिखना, साथ ही साथ जिनके बारे में लिखा जा रहा है उनके बारे में भी लिखना। इनके ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें गांधी जी के बारे में भी आर्टिकल मिलेंगे और साथ ही निम्न वर्गीय लोगों के बारे में भी। उपाश्रयवादियों के उक्त कथन से स्पष्ट है कि जहां मार्क्सवाद मात्र आर्थिक आधार पर वर्ग संघर्ष की कल्पना करता है, वहीं उपाश्रयवादी आर्थिक व अन्य कारकों को वर्ग संघर्ष का कारण मानते हैं। अति सुंदर विवरण प्रस्तुत करते हुए सावल्टनवादी कहते हैं, प्रभुत्व केवल आर्थिक दबाव के बुलबुले पर कायम नहीं रहता, निम्नजन को उनकी गौणता का एहसास विविध प्रसंगों को रोजमर्रा के तौर पर भी कराया जाता है। एक छोटे से खेतिहर और एक भूस्वामी के बीच सिर्फ जमीन होने न होने का ही अंतर नहीं होता है, बल्कि वेशभूषा, चाल ढाल, बोलचाल, घर द्वार, जात पात, देवी देवता, सभी में तो वे अभिजन ही ऊंचे होते हैं। उनकी स्वच्छंद बोली भाषा, ऊंची अटरिया, ऊंची जात, बड़े व पक्के शिवालय आदि प्रमुख है। अभिजात अपने बड़प्पन की धाक सिर्फ लगान पाते समय ही नहीं जमाते, जमींदार का दखल होता है। सावल्टन या निम्न वर्गीय शब्दावली से हमारी मुराद हर प्रकार के प्रभु और महातिथि दर्जे को, चाहे वह आर्थिक, सांस्कृतिक शक्ति, बाहुबल, सेना, वर्ण, जाति या लिंग की श्रेष्ठता के आधार पर हो, इतिहास में दर्शाने की थी। एक प्रकार से हम इन्हें एनल्स परंपरा से प्रभावित कह सकते हैं, क्योंकि एनल्स परंपरा में भी कुछ ऐसा ही होता है, तथ्यों के साथ इतिहास को लिखना और साथ ही उन लोगों के बारे में लिखना जिनके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि इतिहास में हम कुछ अनसंग वॉरियर को देखते हैं, यानी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके बारे में बहुत कम लिखने को मिला और बहुत कम हमें पढ़ने को मिलता है।
जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अलग लगता है, बहुत ही नया लगता है और हम प्रेरित होते हैं। वैसे लोगों के बारे में लिखने का काम इन उपाश्रयवादी दृष्टिकोण के इतिहासकारों या एनल्स परंपरा के इतिहासकारों का होता है, जो कहते हैं कि इतिहास के हर वर्ग के बारे में, समाज के हर वर्ग के बारे में लिखना एक इतिहासकार का दायित्व होता है। अब देखते हैं उपाश्रय दृष्टिकोण की आलोचना। यहाँ पर अभिजन एवं निम्नजन के बीच सावर्तन संप्रदाय ने जो मापदंड तय किए, उनकी आलोचना करते हुए मृदुला मुखर्जी ने लिखा है, अभिजन क्षेत्र से उपाश्रयी क्षेत्र का संबंध मूलतः शत्रुतापूर्ण था। यह एक स्वायत्त क्षेत्र था। अभिजन के प्रभुत्व के विरोध का विचार इसकी स्थायी विशेषताओं में से था। उनके संबंधों का संरचनात्मक अंतर्विरोध इतना स्पष्ट था कि अभिजन और उपाश्रयी राजनीति की दो धाराओं को अभिजन अपने लक्ष्यों के वास्तु लीढ़ने के लिए जनता को लामबंद करते थे। वह उनके नियंत्रण से बाहर चली जाती थी और उच्च वर्गों द्वारा शुरू किए गए अभियानों पर आम जनता की खास छाप छोड़ जाती थी। इस प्रकार से सावर्तनवाद के बारे में हमारा महत्वपूर्ण विवरण या फिर डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, सावर्तन शब्द, इसका एक शाब्दिक अर्थ यह है कि निम्न वर्ग के बारे में लिखना, उन लोगों के बारे में लिखना जिनके बारे में लिखा नहीं गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब कोशिशें जारी रहती हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप मुमकिन होने लगती हैं, मैरी कॉम कहती है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।